हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिंह और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं हुआ करता था, वो यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। ये 1976 में आफ्टर स्वरन कमेटी रिकमेंडेशन इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि स्वरन कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो कांग्रेस ने एक कमेटी का सेटअप किया जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे रिपोर्ट बनाने वाली थी। इस रिपोर्ट का ये पर्पस था कि इंडिया में जैसे उस समय टेंशन चल रहे थे, कुछ सिटीजन फॉलो नहीं कर रहे थे रूल, तो उसी के लिए रूल्स बनाए गए जो कि स्वरन कमेटी ने सजेस्ट किया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे। स्वरन कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दो 10 वेर एडेड आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो स्वरन कमेटी ने कुछ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट किए थे, लेकिन 10 ऐड किए गए हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। तो हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से थे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सम रिकमेंडेशन जो कि इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से थे? सबसे पहला था कि पार्लियामेंट को पेनल्टी और पनिशमेंट प्रोवाइड करेगी जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वायलेशन कर रहा है और उसको नॉन कंप्लायंस में है। फिर सेकंड पॉइंट है, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट और अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया था कि कोई भी जो पनिशमेंट या पेनल्टी पार्लियामेंट इम्पोज करती है किसी भी लॉ के थ्रू, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता अगर वो कोई भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। फिर अब आगे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। फिर ये कहा गया था कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। तो ड्यूटी जो है टैक्स पे करने की, वो भी फंडामेंटल ड्यूटी बनाने की बात की गई थी, लेकिन ये सब रिकमेंडेशन जो है ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेसिफाई की गए। तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो पीपल के लिए है, सबसे पहला है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सिर्फ सिटीजन को है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सेकेंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have a compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard the public property and abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। तो ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए गए जो कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है जो आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या फीचर्स है इन फंडामेंटल ड्यूटी के जो कि स्पेसिफाई किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें है कि कुछ जो है मोरल ड्यूटी है और कुछ है जो सिविक ड्यूटी है, जैसे कि चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज अ मोरल परसेप्ट। तो ये सब मोरल ड्यूटी है जो हम लोग चेरिश करना, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे उनको चेरिश करना, ये एक नोबल और मोरल ड्यूटी है। और सिविक ड्यूटीज़ जो है नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब और नेशनल एंथम, ये सब को रिस्पेक्ट देना सिविक ड्यूटी। दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजियंस एंड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में उन्हीं चीज़ों को लिया गया जो कि हमारे संस्था में पहले से था और हमारे धर्म में, प्रैक्टिस में ये सब पहले से इन्वॉल्व था, उसी को लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। फिर आगे थर्ड पॉइंट, थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली। जैसे कि हमने देखा सिटीजन को ही सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज मिला है। फिर फोर्थ पॉइंट, दे आर नॉन जस्टिसेबल लाइक डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में हम लोग ने देखा था कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, तो इसी तरह यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल है, इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सूटेबल लेजिस्लेशन पास करके उसे इन्फोर्स करवाए, फंडामेंटल ड्यूटी को कोर्ट में इन्फोर्स करवाए। इसके लिए कोई लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स करवाने के लिए। तो अब आगे देख लेते हैं क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट से ये क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी ड्यूटीज है जो वो अच्छे से स्पेसिफाई नहीं की गई है, जैसे कि ड्यूटी
हो गई पेइंग टैक्सेस, कास्टिंग वोट, फैमिली प्लानिंग, ये सब नहीं बताया गया है। तो इसी कारण से इसको एक क्रिटिसिज्म मिला कि एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी होने चाहिए थे यहाँ पे। फिर सम ऑफ ड्यूटीज आर वैग, एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन। तो कुछ ड्यूटीज है जैसे कि जो कॉमन मैन के लिए बहुत ही टफ है, उनका इंटरप्रिटेशन कर पाना कॉमन मैन के लिए टफ है, जैसे कि नोबल आइडियाज, कंपोजिट कल्चर और साइंटिफिक टेम्पर, कुछ ऐसे टर्म हो गए जो कि कॉमन मैन को समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉमन मैन जनरली लाइफ में इतने डिफिकल्ट टर्म के आमने सामने आते नहीं है, और ये टर्म जो है कि लॉयर के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ ये क्रिटिसिज्म है। थर्ड पॉइंट है कि डिस्क्राइब्ड बाय क्रिटिक्स एज द कोड ऑफ मोरल प्रिसेप्ट ड्यू टू देयर नॉन जस्टिशिएबल कैरेक्टर। तो जो क्रिटिक्स है उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक कोड ऑफ मोरल प्रिसेप्ट्स है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं, क्योंकि ये जस्टिसिएबल कैरेक्टर का नहीं है। फिर फोर्थ क्रिटिसिज्म, सुपरफ्लुअस ड्यूटीज। सुपरफ्लुअस ड्यूटीज मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें ये आइडिया पहले से पता है, जितना भी फंडामेंटल ड्यूटी में आइडिया लिखा गया वो हमें पहले से अपने दिमाग में था। हर एक इंडिविजुअल जानता है कि उसे क्या करना है, और बस उसे स्पेसिफाई करके दिखा दिया गया है। वैसा कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उतना ज़रूरी नहीं था, कुछ अलग से इन्होंने नहीं बताया कि जो अलग से आ रहा है कि हाँ ये नहीं पता था किसी को पता चल रहा है। तो बहुत ही कॉमन बात बताई गई है, जो कि एक क्रिटिसिज्म है कि कॉमन बात है, सबको पता है। फिर द क्रिटिक्स said that the inclusion of fundamental duties as an appendage to the part 4 of the constitution has reduced their value and significance. They should have been added after part 3 so as to keep them on par with fundamental rights. तो यहाँ पे क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको पार्ट 4 के बाद लाया गया एज एन अपेंडेज, तो उसका वैल्यू और सिग्निफिकेंस पे इससे इफेक्ट पड़ता है। और फंडामेंटल ड्यूटी को सही में वैल्यू देना होता तो पहले पार्ट 3 के टाइम पे ही वो ऐड कर सकते थे, जो कि नहीं किया गया। तो अब हम लोग देखते हैं आगे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का? तो सबसे पहला, दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन। तो फंडामेंटल ड्यूटी एक रिमाइंडर की तरह एक्ट करता है, ये एक सिटीजन को कॉन्शियस रहने को बोलता है कि आपकी ये ड्यूटी है जिसे आपको फॉलो करना है। दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। तो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को ये रोक लगाता है एक तरह से, क्योंकि ये रिमाइंडर की तरह एक्ट करता है। अगर कोई भी सिटीजन जो कि डिस्ट्रॉय करना चाहता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, नेशनल फ्लैग, इस तरह की चीज़ों को, तो उस चीज़ के लिए वार्निंग देता है। फिर आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग देम। ये बहुत ही सिंपल है। फिर दे हेल्प कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जस्टिसिएबल नहीं है, तो फिर कैसे कोर्ट इसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करता है? 1992 में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटी से कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एक लॉ की डिटरमाइन की थी। तो कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई भी एक्ट है जो पार्लियामेंट का फंडामेंटल ड्यूटी को बढ़ावा देने के लिए है, तो वो एक रीजनेबल कैटेगरी में आएगा। और आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसमें रीजनेबिलिटी चेक होता है, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो यहाँ पे हम लोग ने पहले देखा था कि ये नॉन जस्टिसेबल इन कैरेक्टर है, तो यहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्यों बताया गया? तो इसलिए बताया गया क्योंकि पार्लियामेंट एक प्रॉपर लॉ बना के इसको इन्फोर्स करवा सकता है और पेनल्टी और पनिशमेंट जो है इम्पोज कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ बताया गया है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।